जोहार आप सभी को। मैं रेणु कुमारी आज आप सबके बीच एक नई वीडियो के साथ प्रस्तुत हूँ। आज जो मैं पढ़ाने वाली हूँ वो पाठ है दोपहर का भोजन। जैसा कि पाठ ही है दोपहर का भोजन, तो दोपहर में हम सभी के यहाँ तरह तरह के व्यंजन जो है वो बनते हैं, है ना। तो एक ऐसे परिवार की ये कहानी है जो एकदम निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की है, जो बहुत ही मुश्किल से दोपहर का भोजन जुटा पाने में, बना पाने में किसी तरह वो दोपहर का भोजन जो है वो बनाती है। हम इस वीडियो में ये भी जानने वाले हैं कि किस तरह से इस कहानी की जो मुख्य पात्र है सिद्धेश्वरी, वो अपने पूरे परिवार को किस प्रकार से खिलाती है और क्या बनाती है और क्या क्या बना करके कैसे परोसती है, कैसे खिलाती है, क्या झूठ सच बोलती है, ये सब हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट होगा, आग्रह होगा कि अंत तक इस वीडियो में बने रहे ताकि पूरी कहानी आपको समझ में आ जाए। आधा अधूरा अगर वीडियो को स्किप करके आप देखते हैं तो आपको पूरी कहानी समझ में नहीं आएगी, इसलिए अंत तक बने रहे। और यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आता है, हमारा पढ़ाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए बिना देर किए आज हम लोग पढ़ते हैं दोपहर का भोजन, और ये कहानी है, इसको लिखे हैं अमरकांत जी ने। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे अमरकांत जी का जीवन परिचय, उसके बाद हम लोग आएंगे कहानी में। दोपहर का भोजन ये कहानी है और इसको लिखे हैं अमरकांत जी। इनका जन्म 1925 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगरा गांव में इनका जन्म हुआ था, और इनका वास्तविक नाम यानी कि बचपन का नाम श्री राम वर्मा था। बाद में इन्होंने अपना नाम को बदल करके अमरकांत रख लिया। इनकी जो शिक्षा है वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई ये कंप्लीट करते हैं, और साहित्य में प्रेमचंद के बाद यदि यथार्थवादी कहानी को कोई आगे बढ़ाया है तो वो है अमरकांत जी। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है और मैं पढ़ा चुकी हूँ, वीडियो में बता चुकी हूँ कि प्रेमचंद जो लेखक थे, एक महान उपन्यासकार, एक कहानीकार थे, जिन्होंने समाज में जो कुछ भी उस समय हो रहा था उसी यथार्थ को उन्होंने अपनी लेखनी का विषय बनाया। तो वो तो 1936 में उनका देहांत हो गया, लेकिन उन्हीं की क्या कहेंगे, एक तरह से जो उनकी कहानी थी जिसपे उनका जिसमें वो उस्ताद थे, है ना, जिस तरह की वो कहानी लिखते थे, यथार्थपरक कहानी लिखते थे, चाहे वो उपन्यास हो चाहे वो कहानी हो, तो उन्हीं की राह में ये चले हैं अमरकांत जी। इसीलिए यदि पूछा जाए या कहा जाए कि प्रेमचंद जी के नक्शे कदम पर किस लेखक ने अपनी कहानी को लिखा है तो ये होगा अमरकांत जी। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि हिंदी साहित्य में यदि प्रेमचंद के बाद किसी ने यथार्थवादी को अपनी लेखनी का विषय बनाया तो वो है अमरकांत जी। इनका देहांत 17 फरवरी 2014 को, है ना, 17 फरवरी 2014 को 89 साल की उम्र में इनका देहांत हो गया है। मध्य वर्ग के जीवन की वास्तविकता और विसंगतियों को व्यक्त करने में बेजोड़ थे। बेजोड़ कहने का अर्थ है कि उस्ताद थे, यानी कि मध्यम वर्गीय जो परिवार है और समाज में जो विसंगतियां हैं, जो कुरीतियां हैं, जो यथार्थ उस समय चल रहा था समाज में, उन्हीं सबको इन्होंने अपनी कहानियों में जगह दी है। आगे देखते हैं। इनके विषय में आगे है कि समाज में जो व्याप्त मान्यता है ना, जो अमान्यता है, हृदयहीनता है, पाखंड है, ठीक है, और आडंबर है, उनको ही अपनी कहानियों में इन्होंने व्यक्त किया है। इनकी रचनाएं जो है वो कुछ यहाँ पर दी हुई है, जैसे जिंदगी और जो,
है ना। ये कहानी है देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा, ये सब इनका कहानी संग्रह है। इनकी उपन्यास को देखें तो इनका है सूखा पत्ता। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये 2024 में ये प्रश्न पूछ चुका है कि सूखा पत्ता किन की रचना है। तो आप सभी विद्यार्थियों से विद्यार्थी इस जो इनकी रचनाएं हैं, इन सारी रचनाओं को अपने कॉपी में लिख लीजिए ताकि कोई भी रचना से आपसे सवाल पूछा जाए तो आप उसका उत्तर बना पाए। ग्राम सेविका, काले उजले दिन, सुखजीवी, बीच की दीवार, ये सब इनकी क्या है, उपन्यास है। ठीक है। इन्होंने बाल साहित्य भी लिखा है, यानी कि बच्चों को केंद्र में रख करके भी इन्होंने साहित्य का सृजन किया है। कहानी के रूप में सबसे ज्यादा ख्याति जो इनको मिली है वो है डिप्टी कलेक्ट्री। जब डिप्टी कलेक्ट्री इन्होंने लिखा, इस कहानी को लिखा, उस समय से ये प्रसिद्ध कहानीकार के रूप में उभरते हैं। अब इनकी भाषा की बात करें तो सहज शैली और भाषा की सजीवता, है ना, सजीव जान डाल देते हैं जिससे पाठकों को ये अपनी ओर आकर्षित करने में समर्थ होते हैं। ठीक है। आंचलिक मुहावरों और शब्द प्रयोग से, आंचलिक मुहावरा मतलब किसी अंचल विशेष क्षेत्र के जो मुहावरे हैं, वहाँ की जो भाषा है, उनकी कहानियों में जीवंतता ला देती है। मतलब एक बहुत ही ज़्यादा आंचलिक शब्दों की प्रचुरता के कारण इनकी कहानी में एक सजीवता, जीवंतता आ जाती है। यदि इनके पुरस्कार की बात करें तो इनको बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं और इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, सबसे ऊंचा पुरस्कार होता है, ये भी इनको 2009 में मिल चुका है। इसके अलावा इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 2007 में, इनकी जो कहानी है इन्हीं हथियारों से, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी में। इन्हीं हथियारों से जो इनकी कहानी है, इसके लिए इनको 2007 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2009 में इनको प्राप्त हुआ है। सोवियत लाइन नेहरू पुरस्कार उनकी रचनाओं के लिए नहीं, ये भी मिला है। व्यास सम्मान भी 2009 में इनको इससे सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश का हिंदी संस्थान पुरस्कार, इससे भी इनको सम्मानित किया गया है। मैथिली शरण गुप्त शिखर सम्मान, इससे भी ये सम्मानित हुए हैं। यशपाल पुरस्कार, जन संस्कृति सम्मान, मध्य प्रदेश का कृषि सम्मान और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग का सम्मान, ये सभी सम्मान से ये सम्मानित हुए हैं। तो एक साहित्यकार के लिए जो पुरस्कार होता है वो बहुत ही बड़ी बात होती है, और सबसे बड़ी बात कि ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलना, और जो कि इनको इनके निधन से कुछ साल पहले ही इनको प्राप्त हो चुका है, और वो है 2009 ईस्वी। ये याद रखिएगा, क्योंकि साहित्य अकादमी पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये तो जो सम्मान है साहित्यकारों के लिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे प्रश्न पूछता है। अब आगे हम लोग चलते हैं कहानी की ओर। कहानी में आज हम लोग पढ़ेंगे दोपहर का भोजन, जो बहुत ही रुचिकर कहानी है, और आशा करती हूँ कि ये कहानी जिस तरह से मैं बताने जा रही हूँ, पढ़ाने जा रही हूँ, आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी। जैसा कि यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं कि एक स्त्री जो है, एक औरत जो है, वो खाना पका रही है ना, भोजन बना रही है। और हम सबके घर में देखते हैं कि जो माताएं होती हैं वही खाना बनाती हैं, चाहे सुबह का हो, चाहे दोपहर का हो, चाहे शाम का हो। तो यहाँ पर किस तरह से जो इस कहानी की प्रमुख पात्र है सिद्धेश्वरी, है ना, ये इस कहानी की मुख्य पात्र है, वो किस प्रकार से अपने पूरे परिवार को एकजुट बनाकर रखी हुई है, झूठ सच बोल करके अपने परिवार पर आंच नहीं आने देती है, कोई मुसीबत नहीं आने देती है, और कैसे ये अपने परिवार को एकजुट रखने में सक्षम होती है, और किस तरह से ये भोजन बना करके अपने बच्चों के सामने, अपने पति के सामने परोसती है, क्या परोसती है और कितनी मात्रा में परोसती है, और इनके घर में क्या क्या बना था, ये सारे प्रश्नों का उत्तर हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग कहानी दोपहर का भोजन।
यहाँ पर ये दोपहर का भोजन जो है एक ऐसी गृहिणी की कहानी है ना, एक ऐसी गृहिणी स्त्री की कहानी है जो अपने परिवार को खुश और एकजुट रखने के लिए क्या कुछ नहीं करती। मतलब जो कुछ उनसे हो पड़ता है, जो कुछ वो कर सकती है, जो कुछ उनसे संभव है, वो हर प्रयास अपने परिवार को एकजुट रखने में, खुश रखने में करती है। वह स्वयं भूखी रहती है परंतु अपने परिवार को भूखा नहीं रखती है। और यही कहानी हम इस कहानी में सिद्धेश्वरी के माध्यम से जानने वाले हैं। सबसे पहले मैं पात्र परिचय बताना चाहूँगी, क्योंकि प्रश्न जो पूछता है वो पात्र परिचय से पूछता है कि इस कहानी में कौन मुख्य पात्र है और ये पात्र किस कहानी का है, ये भी प्रश्न पूछता है। तो हम लोग जानेंगे पात्र परिचय। सबसे पहला जो परिचय है वो है सिद्धेश्वरी का, है ना। सिद्धेश्वरी जो इस कहानी की प्रमुख पात्र है, ये आप नोट्स में लिख लीजिएगा कि इस कहानी की प्रमुख पात्र जो है वो सिद्धेश्वरी है। ये एक स्त्री है, ठीक है। इनके 3 बेटे हैं, रामचंद्र, मोहन और प्रमोद। ये 3 बेटे सिद्धेश्वरी के हैं और इनका पति का नाम है मुंशी चंद्रिका प्रसाद, है ना। तो यहाँ पर हम सिर्फ जानेंगे एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की स्त्री किस प्रकार से अपने परिवार को एकजुट रखती है और कैसे स्वयं भूखी रह करके अपने परिवार का पेट पालती है, ये हम इस कहानी में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे रामचंद्र, है ना। सिद्धेश्वरी का ये बड़ा बेटा है, ध्यान दीजिएगा, और आपको नोट्स लिखना है तो आप कॉपी में लिख सकते हैं। तो सिद्धेश्वरी का सबसे बड़ा बेटा जो है वो है रामचंद्र, ठीक है। रामचंद्र की उम्र जो है 21 वर्ष है। कितनी वर्ष है? 21 वर्ष है। और ये प्रूफ रीडिंग जो समाचार पत्र में पढ़ने का, शुद्ध पढ़ने का होता है, ये शुद्ध पढ़ने का, प्रूफ रीडिंग का काम ये सीख रहा होता है, करता नहीं है, अभी सीख ही रहा है, ठीक है। और अगर इनके वर्ण की विशेषता यानी कि इनके शरीर का विशेषता अगर हम जाने तो ये लंबा, दुबला, पतला, गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें तथा होठों पर झुर्रियां, प्रूफ रीडिंग का काम सीखता है। और पिछले ही साल इसने इंटर की परीक्षा पास की है ना। पिछले साल उन्होंने इंटर की परीक्षा पास की। और अगर मोहन की बात करें, ये मोहन सिद्धेश्वरी का मंझला लड़का है। मंझला यानी कि रामचंद्र से छोटा है ना। तो दूसरे नंबर में जो बेटा है उसका नाम है मोहन और इसकी उम्र जो है वो 18 वर्ष है। कितनी वर्ष है? 18 वर्ष। इसके शरीर की विशेषता की बात करें तो ये कुछ सांवला रंग का है। कैसा है? सांवला रंग का है। उसकी आंखें छोटी हैं। उसके चेहरे पर चेचक के दाग है। चेचक बड़ा वाला हो जाता है ना, चेचक तो पूरा गड्ढा गड्ढा हो जाता है और चेहरे पर दाग छोड़ाता है, तो वैसा ही मोहन के चेहरे पर भी चेचक का दाग था। ये अपने भाई की तरह दुबला पतला था किंतु उतना लंबा नहीं था। अपने भाई की तरह दुबला पतला था लेकिन लंबा नहीं था। वह उम्र की अपेक्षा कहीं अधिक गंभीर और उदास दिखाई देता। अभी उम्र उसकी 18 वर्ष की है और 18 साल के जो बच्चे होते हैं वो हर चीज में चंचल होते हैं, उनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होती है। लेकिन ये बच्चा उम्र के हिसाब से उदास है, यानी कि ये उदास रहता है। हाई स्कूल का प्राइवेट इम्तिहान की तैयारी कर रहा है, यानी कि 10वीं बोर्ड की परीक्षा देने की ये तैयारी इसकी चल रही है। एक चीज आप गौर किए होंगे कि यहाँ पर झुर्रियाँ शब्द आया है ना, रामचंद्र के होठों पर झुर्रियाँ हैं और यहाँ पर देखिए दुबला पतला है और अपने उम्र की अपेक्षा अधिक गंभीर और उदास। ये सब गरीबी को दिखा रहा है ना। गरीबी के कारण, पोषक खाना ना मिल पाने के कारण, पोषक भोजन ना मिल पाने के कारण इनके चेहरे पर, जो कि अभी यंग है, 21 साल के हैं, 18 साल के हैं, तो इनका शरीर एकदम हष्ट पुष्ट होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये दोनों के दोनों क्या है, दुबले पतले हैं और यहाँ तक कि झुर्रियाँ भी पड़ चुकी है और उदास रहते हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दरिद्रता इनके जीवन में ये अभाव छोड़ रहा है, जिस वजह से जिस उम्र में इनको हष्ट पुष्ट होना चाहिए, शारीरिक रूप से मजबूत होना चाहिए, वो वैसे ही कमजोर है। ठीक है, अब हम सिद्धेश्वरी के तीसरे बेटे के बारे में बताते हैं।
प्रमोद, जिसकी उम्र है 6 साल। आप उम्र को ध्यान दीजिएगा क्योंकि उम्र पूछता है प्रश्न, है ना। तो इसकी उम्र है मात्र 6 साल। 6 साल का जो बच्चा होता है उस बच्चे को पूरा कपड़ा पहनना चाहिए, उनको नंग धड़क नहीं रहना चाहिए। सभी जानते हैं 6 साल थोड़ा बड़ा ही होता है, बच्चा की अपेक्षा वो बड़ा ही होता है ना। लेकिन यहाँ पर गरीबी इनका जीवन में ऐसे आया है इनके परिवार में कि ये 6 वर्ष का है फिर भी नंग धड़क बेड पर पड़ा हुआ है, वो भी टूटे हुए खटोले पर। हर शब्द में आपको गरीबी झलकेगा। अमरकांत जी ने जिस यथार्थता पूर्वक इस कहानी को लिखा है उसमें हर शब्द में आपको इस परिवार की दरिद्रता झलकेगी, गरीबी झलकेगी, हर शब्द में। यहाँ पर देखिए इसके गले में छाती की हड्डियाँ साफ दिखाई देगी। जो गले की हड्डी, यहाँ पर हड्डी जो होता है ना एकदम पतला दुबला कमजोर रहेंगे तो ये हड्डियाँ जो है वो उभर करके दिखती है। तो ये भी इस बच्चे का भी जो गले की हड्डी है और छाती की जो हड्डी है वो एकदम स्पष्ट दिखाई दे रही है, दूर से ही दिखाई दे रही है। उसके हाथ पैर बासी ककड़ियों की तरह सूखे तथा बेजान है। अब बताइए छोटा बच्चा को आप अगर तेल नहीं लगाइएगा, है ना, तो उसका पैर कैसा दिखेगा, पैर हाथ कैसा दिखेगा, उसकी त्वचा जो है वो एकदम सूखा दिखेगा, है ना। तो यहाँ पर इस बच्चे का पूरा शरीर, सूखी हुई ककड़ी होती है ना, ककड़ी सब गर्मी के दिन में खाते हैं, लंबी लंबी होती है, तो उस ककड़ी के समान एकदम बेजान दिख रही है, जैसे कोई उसमें जान ही ना हो, है ना। ऐसा उनका पूरा शरीर दिख रहा है, किसका, प्रमोद का, जबकि ये 6 साल का है। लेकिन ऐसी गरीबी दरिद्रता इनके घर में है कि थोड़ा सा तेल भी नसीब नहीं हो रहा है कि अपने बच्चे को मैं लगा पाऊँ। इसलिए इनके बच्चे का यानी कि छोटा बच्चा का पैर हाथ बासी ककड़ी की तरह दिखाई दे रहा है। उसका पेट हाड़ियों की तरह फूला हुआ था। पेट जो है केवल पेट फूला हुआ है, शरीर नहीं है। शरीर नहीं है कहने का मतलब है कि एकदम पतला दुबला है, कमजोर है, सारी हड्डियां जो है वो उभर कर दिखाई दे रही है, लेकिन पेट जो है वो फूला हुआ है। उसका मुंह खुला हुआ था और उस पर अनगिनत मक्खियां उड़ रही थी। अब मुंह खुला हुआ, सोया हुआ है, मुंह आ करके सोया हुआ है और मक्खी जो है उसके पूरे शरीर पर भिनभिना रही है। अब तेल नहीं लगाओगे, साफ सुथरा बच्चे को नहीं करोगे तो मक्खी तो भिनभिनाएगी ही। और वैसे ही उस बच्चे के ऊपर अनगिनत, एक दो नहीं, अनगिनत, जिसकी गिनती भी नहीं की जा सकती है, वैसी अनगिनत मक्खियां जो है वो भिनभिना रही है। अब आते हैं मुंशी चंद्रिका प्रसाद का जो चरित्र है या जो इस कहानी में पात्र हैं उनके विषय में जानते हैं। इनकी उम्र है 45 वर्ष और ये सिद्धेश्वरी के पति हैं, यानी कि इन तीनों बच्चे के पिता हैं। तो इनकी उम्र है 45 वर्ष, लेकिन 45 वर्ष के तो हैं, लेकिन लग नहीं रहे हैं 45 वर्ष के, ये 50 से 55 वर्ष के बुजुर्ग लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि 45 वर्ष के तो हैं, तो वैसा खान पान, वैसा शरीर रहेगा तब तो आप शरीर शारीरिक तौर पर या मानसिक तौर पर मजबूत दिखिएगा, नहीं तो झुर्रियाँ आ जाएगी समय से पहले अगर पौष्टिक खाना नहीं खाइएगा। तो इनके घर में एक पैर का खाना नसीब नहीं हो रहा तो पौष्टिक खाना तो दूर की बात है, और इसीलिए ये 45 की उम्र में 50-55 के लग रहे हैं। शरीर का चमड़ा झूलने लगा, जो चमड़ा है ना शरीर का वो झूल रहा है। क्यों झूल रहा है? क्योंकि पौष्टिक आहार नहीं ले पा रहे हैं। गंजी खोपड़ी यानी कि सर पर बाल नहीं है, गंजे हैं ये, और ये गंजी खोपड़ी जो है वो आईने की तरह, दर्पण की तरह चमक रहा है। और गंदी धोती के ऊपर अपेक्षाकृत कुछ साफ बनियान तार पटक रहा है, यानी कि देखिए यहाँ पर भी कितना गरीबी शब्द में झलक रहा है। धोती जो पहने हैं वो भी गंदी है, और वो धोती इतनी झिल्लीदार हो गई है कि अंदर जो पहने हैं वो भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं, एक तो धोती गंदी, ऊपर से झिल्लीदार, यानी कि बहुत वर्षों से वही धोती पहन रहे हैं, इसीलिए वो धोती जो है रद्दी हो गई है, और जिस वजह से अंदर का जो जंघिया पहने हैं वो भी उनको एकदम साफ साफ दूर से ही दिखाई दे रहा है। ये तो रहा पात्र का परिचय। अब आते हैं हम लोग कहानी में। इस कहानी में सिद्धेश्वरी जो प्रमुख पात्र है दोपहर का भोजन बना चुकी है, और दोपहर का भोजन में क्या बनाई है? रोटी, है ना। और कितनी रोटी है ये मैं कहानी के अंत में बताऊंगी।
तो रोटी बनाई हुई है, चने की तरकारी बनाई हुई वो भी थोड़ा सा है, और पनियाई दाल है, यानी कि पानी की मात्रा अधिक और दाल कम, यानी कि पानी जैसा दाल जो है वो दोपहर में बना चुकी है। अब खाना बन चुका है। खाना बनने के बाद इनको एहसास होता है सिद्धेश्वरी को कि मुझे बहुत प्यास लगी है, और इसीलिए ये उठती है मतवाले की तरह, जैसे शराब पीने के बाद कैसे शरीर डोलता है इधर से उधर, उसी तरह से ये मतवाले की तरह उठती है। ये शराब नहीं पी है, लेकिन सुबह से इसने कुछ नहीं खाया है, इसलिए इनको चक्कर जैसा आ रहा है, और इसीलिए मतवाले की चाल में ये उठती है और वो पानी, 1 लोटा पानी एकदम बाल्टी से उठाती है, गटगटा कर तुरंत पी जाती है एक ही सांस में। और जैसे ही वो पानी को पीती है, डायरेक्ट उनके कलेजे पर वो पानी लगती है और वो नीचे धड़ाम से गिर जाती है। आधे घंटे तक जमीन में पड़े रहने के बाद अचानक सिद्धेश्वरी की जो दृष्टि है वो जाती है प्रमोद की ओर। वो प्रमोद जो उनका 6 वर्षीय बेटा है, जो नंग धड़क खटोले पर सोया हुआ है, जिस पर अनगिनत मक्खियाँ भिनभिना रही है, ये मैं पात्र परिचय में आपको बता चुकी हूँ। उस पर दृष्टि जाती है तो वो वहाँ से उठती है और अपना एक गंदा फटा ब्लाउज, देखिए इसमें भी गरीबी झलक रहा है, गंदा फटा है ना, तो गंदा फटा जो ब्लाउज था उनका, वो उसको ले करके अपने बेटे के मुंह पर ढक देती है ताकि मक्खी ना लगे। और उसके बाद दोपहर के 12 बज चुके हैं, गर्मी का मौसम है, बहुत अधिक गर्मी लग रही है, और ये दरवाजे पर जा कर के अपने परिवार के आने की प्रतीक्षा कर रही है कि लोग आएंगे तो मैं सबको खाना खिलाऊंगी, है ना। तो सबसे पहले जब वो दरवाजे पर देखती है तो रामचंद्र आता हुआ दिखाई देता है। तो रामचंद्र जब अंदर आता है, दिखाई देते हैं, तो तुरंत सिद्धेश्वरी वहाँ से चली जाती है चौके के पास, जहाँ पर बैठा के खिलाना है, वहाँ पर तुरंत पानी से लिपा पोता करती है और एक पीढ़ा रख देती है। उतने में रामचंद्र अंदर प्रवेश करता है। रामचंद्र अंदर आने के बाद वो पीढ़े पर खाने नहीं बैठता है, बल्कि वो चौकी पर लेट जाता है, वैसा ही जूता उता पहने। जब वो आया घर तो उसका बाल पूरा बिखरा हुआ था, है ना, जूते पर गंदगी जमी हुई थी और ऐसा ही लेटा हुआ है। अब सिद्धेश्वरी को अपने बेटे को देख करके समझ में तो आ गया कि ये कहीं से लड़ाई झगड़ा करके आया है या फिर कुछ हुआ होगा, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं है उसके अंदर कि बेटे से सवाल कर सके, क्योंकि वो बेटों से डरती थी और इसीलिए वो कुछ पूछती नहीं है। बहुत देर तक ना उठने के बाद सिद्धेश्वरी उसके पास जाती है, क्योंकि इसको घबरा जाती है कि कहीं कुछ हुआ तो नहीं, और इसीलिए उसके माथे पर हाथ रखती है, नाक पर ऐसे अंगुली रखती है कि श्वास तो चल रहा है, माथा भी गर्म नहीं है, मतलब बुखार नहीं है, तो आखिर हुआ क्या। तो वो बड़कू कह के उठाती है कि बड़कू उठो और खाना खा लो। तो वो अचानक से उठता है और उठने के बाद वो खाने पर बैठ जाता है। जैसे ही वो खाने पर बैठता है, उसके सामने थाली ला कर के परोसती है और उस थाली में था 2 रोटी, 1 कटोरी पनियाल दाल और थोड़ी सी तरकारी, चने की जो तरकारी है वो थोड़ी सी रखी हुई थी, ठीक है। अब उसको उनके सामने रख देती है। अब वो छोटा छोटा टुकड़ा जो है वो तोड़ तोड़ के वो खाता है ना। वो छोटा छोटा टुकड़ा धीरे धीरे वो क्या करता है, उसको खाता है। उसके बाद रामचंद्र जब प्रथम टुकड़ा, रोटी के प्रथम टुकड़े को जब निगलता है तो पूछता है अपने भाई के विषय में, कहता है वो कि मोहन कहाँ है, जबकि माँ को ये पता नहीं है कि मोहन कहाँ है, कहाँ गया है, यह बात स्वयं माता को पता नहीं है। यानी कि इस कहानी के मुख्य पात्र जो है सिद्धेश्वरी, उसको भी पता नहीं है कि मोहन कहाँ है। लेकिन यहाँ पर वो झूठ बोलती है ना। झूठ क्या बोलती है कि वो पढ़ने गया है। कहाँ गया है? पढ़ने गया है, क्योंकि वो 24 घंटे उनकी तबीयत जो है वो पढ़ने की होती है। मतलब वो 24 घंटे केवल पढ़ाई के विषय में सोचता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। ये यहाँ पर अपने बड़े बेटे के पास झूठ बोलती है। और जब ये सारा कुछ मोहन के विषय में कहती है, तब रामचंद्र हंसता है और फिर वो अपना रोटी खाने लगता है। वो एक एक टुकड़ा को बहुत ही बारीकी से चबा चबा करके उस रोटी को वो खाता है।
लगभग 1/3 रोटी खत्म करने के बाद, यानी कि जो भोजन में परोसा गया था थाली में, लगभग 1/3 समाप्त करने के बाद जब उनके पास थोड़ा बहुत बचा हुआ था तो माँ यहाँ पर सवाल करती है कि बेटा मैं एक रोटी लाऊं क्या? तो यहाँ पर रामचंद्र बिगड़ जाता है, यानी कि अपनी माँ से गुस्सा करता है कि नहीं, मुझे नहीं खाना है, मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं खा सकता हूँ, ऐसे भी मुझे भूख नहीं है। ये कह करके वो क्या करता है, उसको टाल देता है। ठीक है, तो टालने के बाद वो अपनी माँ, जब उसकी माँ जबरदस्ती जिद करने लगती है कि नहीं बेटा बहुत सारी रोटियाँ बनाई हुई है, एक रोटी ले लो, तो वो अपनी माँ पर बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है। कहता है कि तुम्हारी तो केवल यही इरादा है कि मुझे खिला कर बीमार कर डालोगी, बस अपनी जिद पूरी करनी है किसी तरह से। इस तरह से बोल करके वो वहाँ पर से उठ जाता है। वो तो चला गया है ना, लेता नहीं है, वो तो वहाँ से चला गया। उसके बाद मोहन आता है खाने पर। मोहन आता है, मोहन पीढ़ा पर बैठता है और खाने तक माँ वहाँ पर केवल पंखा डुलाने का काम करती है। अब मोहन जब खाने पर आया तो मोहन यहाँ पर मोहन के साथ भी माँ का कुछ बातचीत होता है, कुछ वार्तालाप होता है। और यहाँ पर क्या वार्तालाप होता है देखिए। सबसे पहले मोहन जब पूछा है ना, कि मोहन से जब सिद्धेश्वरी पूछती है कि कहाँ रह गए थे बेटा, क्योंकि इसको पता नहीं था माँ को कि कहाँ गया है बेटा, तो यही सवाल जब पूछती है कि कहाँ रह गए थे बेटा, तो यहाँ पर वो कहता है कि कहीं नहीं, यहीं पर था। वो भी हड़क के, यानी कि जोर आवाज में, ऊंचे आवाज में अपनी माँ से बात करता है कि कहीं नहीं, मैं यही था। ठीक है, तो यहाँ पर बड़ा बेटा का देखिए, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा कि वो बड़ा बेटा रामचंद्र के पास छोटा बेटा मोहन का तारीफ की, है ना। अब छोटा बेटा के पास बड़ा बेटा का तारीफ कर रही है। ये सब क्यों कर रही है? इसलिए क्योंकि परिवार, दो भाइयों के बीच जो प्रेम है ना, ये बना रहे, परिवार हमारा एकजुट होकर रहे, इसलिए ये झूठ के पुल बांधती है। और इसीलिए ये कहती है कि कह रहा था, जो वाक्य इन्होंने रामचंद्र के सामने मोहन के लिए कहा था, माँ ने कही थी, वही वाक्य अभी रामचंद्र के नाम का कह रही है कि यहाँ पर कह रही है कि मोहन बड़ा दिमागी होगा। ये वाक्य किसने कहा था? सिद्धेश्वरी ने। लेकिन यहाँ पर किसका नाम लगा के कह रही है? रामचंद्र का। उसकी तबीयत 24 घंटे पढ़ने की लगी रहती है। कहता है उसने अपने मंझले लड़के की ओर इस तरह देखा जैसे उसने कोई चोरी की हो। तो इस तरह से ये कहानी जो है, ये झूठ तो बोलती ही है और झूठ बोलकर ही चोरी करने जैसा अपराध जो है वो लेती है। लेकिन इसको अपराध नहीं कहेंगे, क्योंकि ये अपने परिवार को जोड़ कर रखना चाहती थी, इसीलिए ये इसकी तारीफ उसके पास, उसकी तारीफ इसके पास, इस तरह ये अपने परिवार को जोड़ने का काम करती है। ठीक है, जब सिद्धेश्वरी ने पूछा यही सवाल फिर से, क्योंकि इसके सामने, मोहन के सामने भी वही 2 रोटी, वही पनियाल दाल और वही चने की तरकारी इसके सामने भी परोसती है। अब जब ये लगभग खा चुका था तो इसके सामने फिर वही कहती है कि नहीं बेटा, मेरी कसम थोड़ी दे। मतलब बार बार सबको ये जिद कर करके ये एक्स्ट्रा रोटी देना चाहती है, लेकिन सब भी जानते हैं कि घर की स्थिति क्या है, घर के हालात क्या है, और इसीलिए कोई दोबारा लेना नहीं चाहता है। लेकिन ये क्या करती है, कसम दे देती है ना, कि नहीं बेटा, तुमको मेरी कसम, तुम्हें तो लेना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर कसम जब बेटा को दे देती है, और ये भी कसम देने के बाद कहती है, देखो ठग रही है, यहाँ पर झूठ बोल रही है कि बड़ा भाई तुम 1 रोटी लिया था, जबकि लिया था क्या? नहीं लिया था। लेकिन यहाँ पर ये झूठ बोलती है कि बड़ा भैया तुम्हारा 1 रोटी लिया था, तुम भी ले लो, है ना, तुम्हें मेरी कसम। अब इस तरह से झूठ बोल करके वो उसको देना चाहती है। लेकिन जवाब में मोहन ने क्या कहा कि रोटी तो मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि तुमने रोटी ऐसी बनाई है कि खाई नहीं जाती है, तो रोटी तो मैं लेने वाला नहीं हूँ। हाँ, कसम दे दी है तो थोड़ी सी दाल जो है मुझे दे दो। अब वहाँ पर दाल जब मांग दिया तो अब ये क्या करे, दाल तो देना पड़ेगा। अब ये रसोई जा कर के दाल आकर के कटोरे में दे देती है, और वो सुड़क सुड़क करके जो दाल है उसको पीने लगता है। ठीक है,
जैसे ही वो दाल को पी रहा था वैसे ही मुंशी चंद्रिका प्रसाद खाने के लिए घर आते हैं। उनके आवाज़ सुनकर ये जल्दी जल्दी पीता है, हाथ धोता है, घर से बाहर चला जाता है। अब बारी है मुंशी चंद्रिका प्रसाद के खाने की। इनके सामने भी वही 2 रोटी, वही तरकारी जो चने की बनी है वो, और पनियाल दाल जो है इनके सामने भी देती है। जब ये खाने लगते हैं, मुंशी चंद्रिका प्रसाद जब खाना खाने लगते हैं और एक एक टुकड़ा ऐसे चुगला चुगला कर खाते हैं जैसे कोई बूढ़ी गाय चुगला चुगला कर खाती है ना, इस तरह से वो खा रहे हैं। और बैठ करके बगल में पंखा डुलाने का काम कौन कर रही है? सिद्धेश्वरी कर रही है। ठीक है, आगे देखिए। अब यहाँ पर मुंशी जी कटोरी की दाल को सुरत सबके पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, और लास्ट में जो बचा है उसको वो ऐसे खा रहे हैं जैसे कोई पान चबा रहे हैं। जैसे पान होता है ना, खाते हम लोग, तो उसको स्वाद ले लेकर, मजे ले लेकर, धीरे धीरे चबा चबा कर उसका आनंद ले लेकर के खाते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर मुंशी चंद्रिका प्रसाद भी खा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि जब मुंशी चंद्रिका प्रसाद खाना खा रहे होते हैं तो सिद्धेश्वरी यहाँ पर बात छेड़ती है, कहती है कि रामचंद्र बड़ा होशियार हो गया। देखिए, अब भाई भाई ने दोनों का तारीफ तो कर दी, एक का दूसरे के पास, दूसरे का पहले के पास, ऐसे तारीफ तो कर दी, दोनों भाइयों में प्यार बना रहे इस तरह से। अब यहाँ पर मुंशी चंद्रिका प्रसाद के सामने भी बेटों की तारीफ कर रही है कि बड़ा बेटा जो है बहुत लायक वाला है ना, सुपुत्र है हमारा, क्योंकि वो अपने भाइयों पर जान छिड़कता है, और खास करके प्रमोद पर अगर वो रो दे तो उसके लिए कुछ भी वो कर सकता है। और तुम्हें तो, यानी कि आपको, किसको? अपने पति को कह रही है अंगुली दिखाकर, आपको तो वो देवता मानता है, भगवान मानता है, वो पिताजी बाबूजी मेरे देवता है, ऐसा कहते हैं। अब यहाँ पर जो मुंशी चंद्रिका प्रसाद है उनकी छाती जो है 56 इंच की हो जाती है। क्यों? क्योंकि बेटा ने उनको देवता मान लिया है, भगवान मान लिया है, और इसलिए ये बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं केवल रामचंद्र ही नहीं, हमारे तीनों बेटे जो हैं वो लायक वाले हैं, तीनों बेटे हमारे बहुत अच्छे हैं। क्या प्रमोद को तुम कम समझती हो? अभी बच्चा है इसलिए ना, वो बहुत अच्छा है, मतलब तीनों का तीनों बच्चा जो है हमारा बहुत अच्छा है। और इस तरह से बातचीत खत्म हो जाती है और चुपचाप वो खाना खाने लगते हैं। अब इनको जो खामोशी है वो बर्दाश्त नहीं होता है, और इसीलिए इतनी धूप में, है ना, इतनी धूप में वो बात छेड़ते हुए कहती है कि आज बारिश नहीं होगी शायद, अब इतनी कड़ी धूप है, अब इसमें बारिश कहाँ से सवाल आ गई? यह बात करने का तरीका था। ठीक है, उसके बाद बीच में टोकते हुए कहती है कि गंगा शर्मा की बेटी का विवाह जो है वो तय हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से बात को घुमाती है ताकि बात होते रहे, बात करते रहे, लेकिन मुंशी चंद्र घूम करके वो चुप हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, जब सिद्धेश्वरी ने उनको खाना दिया, मुंशी चंद्रिका प्रसाद खाना खा चुके, लगभग खत्म कर चुके थे, है ना, उनकी थाली में थोड़ा बहुत बचा था जो बंदरों की भांति वो बिन करके खा रहे थे। तब सिद्धेश्वरी कहती हैं कि एक रोटी लाऊं क्या? तो ये कहते हैं कि नहीं, मुझसे अन्न और नमकीन ये 2 चीज़ें खाई नहीं जाएगी, है ना, अन्न भी और नमकीन चीज़ें मुझसे नहीं खाई जाएगी। तो खाओगी क्या भाई? तो कहते हैं गुड़ है क्या? क्योंकि यहाँ पर भी अपने पति को ये कसम दे दी है कि बड़कू की कसम तुम्हें लेना ही पड़ेगा। अब कसम दे दिए हैं तो मुंशी चंद्रिका प्रसाद को तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन रोटी ले नहीं सकते, जानते हैं कि रोटी गिनती से बनी होगी, सबके हिसाब से बनी होगी, तो इसलिए यहाँ पर बात को टालते हुए कहते हैं कि नमकीन और अन्न से मेरा मन उब गया है, गुड़ है क्या? तो ये कहती है कि हाँ, हाड़िया में थोड़ी बहुत गुड़ बची होगी। तो कहते हैं जरा शरबत बना दे गुड़ का, पिएंगे तो मुंह का जो जायका है, जो स्वाद है वो बदल जाएगा और हाजमा भी हो जाएगा, यानी कि पच भी जाएगा। इस तरह से वो गुड़ का शरबत बना करके सिद्धेश्वरी दे देती हैं, और वो शरबत पीने के बाद इत्मीनान से जा कर के सो जाती हैं। अब बारी आती है किसकी खाने की? सिद्धेश्वरी का। अब जब सिद्धेश्वरी खाने के लिए बैठती है ना, तो खाने के लिए बैठती है तो वो अपने पति का ही जूठा थाली लेकर के रसोई में जाती है, और वहाँ पर से
जो दाल की हाड़ियत है उसको वो खींचती है, उड़ेलती है कटोरे में, तो आधा कटोरी ही होता है। क्यों आधा कटोरी हुआ? क्योंकि मोहन दोबारा लिया था, जिस वजह से यहाँ पर आधी कटोरी ही दाल बची हुई है। ठीक है। अब रोटी को जब छिपुली को खींचती है तो उसमें मात्र एक ही रोटी बची हुई थी, वो भी एकदम भद्दी जली हुई रोटी बची हुई थी। उस रोटी को थाली में ले ही रही थी कि अचानक उसकी दृष्टि किस पर आकर्षित हुई? प्रमोद पर, क्योंकि प्रमोद ने खाना नहीं खाया है। और फिर वो एक रोटी को आधा टुकड़ करके रख देती है और आधी रोटी को वो अपनी थाली पर लेती है और एक लोटा पानी लेकर के खाने पर बैठ जाती है। जैसे ही एक ग्रास तोड़ करके मुंह में डालती है, उनकी आंखों से अपने आप आंसू बहने लगते हैं। ये आंसू क्या है? घर के अभाव का है, घर की दरिद्रता का है कि अपने बच्चों का पेट नहीं भर पाई और अपना भी पेट नहीं भर पाई। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि 21 साल के बच्चे को, 18 साल के बच्चे को 2 रोटी में पेट कहाँ भरने वाला है। तो किसी का भी पेट नहीं भरा, लेकिन कुछ हद तक सिद्धेश्वरी ने अपने बच्चे का पेट भरने में सक्षम हो जाती है, लेकिन यहाँ पर खुद भूखी हो जाती है। इस प्रकार से वो रोते रोते हुए खाती है। अब लास्ट जो लाइन है यहाँ पर दिया हुआ है, इस लास्ट लाइन में, है ना, इस लास्ट लाइन में लेखक जो है बहुत ही गरीबी के यहाँ पर दिखाया, ठीक है। और इसीलिए यहाँ पर गरीबी को दिखाते हुए इन्होंने कहा है, लेखक ने, कि सारा घर जो है मक्खियों से भिनभिना रहा था। घर में मक्खियों का भिनभिनाना अभाव को दिखा रहा है, गरीबी को दिखा रहा है कि घर में सर्फ नहीं है, साबुन नहीं है, जिस वजह से घर में गंदगी है और मक्खी भिनभिना रही है। उसके बाद यहाँ पर आंगन की अलगनी पर एक गंदी साड़ी टंगी है। अब आंगन का जो ओसारा है ना, वहाँ पर एक गंदी साड़ी जो है वो टंगी हुई है। केवल गंदी ही नहीं है, उसमें कई पैबंद लगे हुए। पैबंद मतलब फटा हुआ जगह को दूसरा कपड़ा दे देकर सिलना, है ना। तो देखिए गरीबी कितना झलक रही है। एक तो गंदी साड़ी और दूसरा पैबंद लगा हुआ, वो भी एक ही साड़ी टंगी हुई है। उसके बाद दोनों बड़े लड़कों का कहीं पता नहीं है। दोनों बड़े लड़के खा तो लिए, है ना, और कहाँ गए किसी को नहीं पता। बाहर की कोठी में मुंशी चंद्रिका प्रसाद एकदम इत्मीनान से सोए हुए हैं, जैसे कि उनके विवाह की कलर की से उनको छटनी ना हुई हो। मतलब नौकरी कर रहे हैं, शाम को जाना है और फिर पैसा लेकर के आना है। इस तरह बेशुद्ध वो क्या है, सोए हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पर कहा गया है कि कहीं जाना ना हो। कहने का अर्थ है कि ऐसे सोए हुए हैं मुंशी चंद्रिका प्रसाद कि उनको एकदम नौकरी हो और वो गए, नौकरी मतलब हाजिरी बनाए और पैसा लेकर के आ गए, अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं। इस तरह का वो ऐसा लेखक ने यहाँ पर दिखाया है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। दोपहर में तो किसी तरह खाना बन गया, है ना, सबको कुछ हद तक पेट भरने में सफल हुई सिद्धेश्वरी, लेकिन खुद भूखी रह गई। और शाम को फिर क्या बनेगा, रात में क्या बनेगा, इसकी कोई चिंता किसी को नहीं है। दोनों बेटे चले गए हैं बाहर, हस्बैंड जो है, पति जो है वो सोए हुए हैं। अब रात का खाना कैसे बनेगा, कहाँ से पैसा आएगा, कैसे माँ बनाएगी, ये सब किसी को कोई मतलब नहीं है। तो एक परिवार में एक स्त्री जो है वो किस प्रकार से अपने परिवार को जोड़ के रखती है, ये इस कहानी में दिखाया गया है। आप जगह जगह पर देखें कि शब्द के माध्यम से लेखक ने इस घर के, इस परिवार की गरीबी को दिखलाने का प्रयास किया है और साथ ही सिद्धेश्वरी के चरित्र को दिखाया गया है कि किस प्रकार ये खुद भूखी रह करके बच्चों को कसम दे करके उनको पेट भरने की कोशिश करती है और पूरा इस तरह से वो गरीबी से जूझ रही है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो आई होप कि आप सबको ये कहानी समझ में आ गई होगी। आशा करती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और इसे शेयर करिएगा। तब तक के लिए आज धन्यवाद। आगे के वीडियो में मैं पढ़ाऊँगी टॉर्च बेचने वाला, जो हरिशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित व्यंग प्रधान कहानी है।